वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल के संबंध में समझाए थे, आज की इस लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल को लेंगे और फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ अप करेंगे। तो चलें आइए हम आज यूकैरियोटिक सेल को समझते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल को समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है बच्चा कि ये जो वर्ड है यूकैरियोट्स, इस वर्ड को अगर आप संधिविच्छेद कर दीजिए, दो वर्ड में तोड़ दीजिए, तो एक वर्ड इसमें यू मिलेगा, दूसरा वर्ड इसमें कैरियोन मिलेगा। ओके, इस यू का मतलब जो है ट्रू होता है ना, इस यू का मतलब ट्रू होता है और इस कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है। चलिए बच्चे, इसका मतलब है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ट्रू न्यूक्लियस, है ना, एक कंप्लीट, एक टिपिकल न्यूक्लियस। और एक टिपिकल जो न्यूक्लियस होते हैं बच्चे, उस टिपिकल न्यूक्लियस में तीन बातें होना जरूरी है। एक टिपिकल न्यूक्लियस के लिए उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक दूसरी बात कि उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होनी चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म होनी चाहिए, और तीसरी बात उसमें न्यूक्लियोलस होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें अगर किसी में पाई जाती है तो वो एक कंप्लीट या एक टिपिकल ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है। तो एक ऐसे सेल जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा, ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। एक कॉम्पैरेटिबल टर्म जो है, कॉम्पैरेटिबल सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं आप, कि आपने प्रोकैरियोट में कहा था कि एक वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हमारा यूकैरियोटिक सेल के संबंध में आया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बात, ठीक है बच्चे। दूसरी बात है कि अगर तुलना करके जानेंगे, आप अगर तुलना करके पढ़ना चाहते हैं तो ये फिर ज़्यादा याद रहेगा आपको। चूँकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपने कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को नहीं घेरता, और पढ़ा था कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। जबकि उस वक्त भी आपको हम बताए थे कि सेल ऑर्गेनल्स तीन प्रकार के होते हैं बच्चे, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ये तीनों प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम सोचेंगे कि एक सेल है जिसमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो नहीं पाया जाता, और एक ऐसा सेल जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो एज यूजुअल अगर आप सोचेंगे तो इसका मतलब है कि जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। वास्तव में एक यूकैरियोटिक सेल मोर कॉम्प्लेक्स है दैन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसको हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक cell is more complex than prokaryotic cell। तीसरी बात कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल के संबंध में प्रिमिटिव वर्ड यूज किया था। वास्तव में वो प्रिमिटिव सेल थे, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद ही यूकैरियोटिक सेल दुनिया में आए हैं, है ना। तो तुलना के दृष्टिकोण से अगर बात कीजिए तो फिर ये जो है न्यूली सेल्ड होंगे, है ना, इन कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, इस जगह पर और एक बात यहाँ हम जोड़ सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में कि ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करेंगे बच्चे, तो एग्जाम्पल में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को
दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको रखा था, यानी मोनेरन्स को। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया को छोड़कर, यानी मोनेरन्स को छोड़कर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ग्रुप हैं, या क्लासिफिकेशन में आपने 9th में पढ़ा होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें पूरी जो ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में बांटा गया था, जिसमें से एक को मोनेरन कहा था, दूसरी को प्रोटिस्टा कहा था, तीसरी को फंजाई कहा था, चौथी को प्लांटी कहा था और 5वां को एनिमलिया कहा था। समझ बच्चे? तो उसमें मोनेरा या बैक्टीरिया जिसको आपने प्रोकैरियोटिक सेल में रख दिया, तो जो रिमेनिंग बच गए वो सारे के सारे सेल किस में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसको, है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। तो बेसिकली जो है ये 4 प्रकार के जो है यूकैरियोटिक सेल, 4 प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और ये सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल से ही बने हैं। आउट ऑफ दिस 4 हम जो है 2 की स्टडी करेंगे यहाँ पर, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो हमको लगता है ऐसा कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो स्टडी को स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसके फिगर को देख लें, इसके स्ट्रक्चर को देख लें भली भांति, तो शायद ये टॉपिक थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर हम 1 बाय 1 एक एक करके हर एक सेल ऑर्गेनिज्म को एक हेडिंग बनाएंगे और हर सेल ऑर्गेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। यही हमारा ये चैप्टर है। समझे बच्चे? तो चलिए अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एनिमल सेल का, फिर देन प्लांट सेल का। एक स्ट्रक्चर लेके चलेंगे हम एनिमल सेल का। ओके, जनरली नॉर्मली जो एनिमल शेप्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड, मल्टीपल शेप होते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप पाए जाते हैं। आउट ऑफ दिस मल्टीपल शेप वी हैव टू स्टडी हियर ए ओवल शेप जो मोस्ट कॉमन है। तो एक एनिमल सेल जो ओवल शेप्ड होते हैं, अंडे आकार की, वो जो होते हैं क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन होते हैं। हम उसी का स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ अप करेंगे। तो लिख सकते हैं इस जगह पर, है ना, कि देयर आर डिफरेंट शेप, इसको आप मल्टीपल शेप कह सकते हैं, ऑफ एनिमल सेल, आउट ऑफ विच ओवल शेप्ड इज मोस्ट कॉमन। चलिए बच्चे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ अप करने की कोशिश करते हैं इस जगह पर, है ना। ओवल शेप्ड है ना, तो इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ अप करेंगे, है ना। ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ये सराउंडिंग लेयर जो चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है बच्चे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से होल्ड किए होता है, पकड़े होता है, घेरे हुए होता है साइटोप्लाज्म को और अदर सेल ऑर्गेनल्स को। इस जगह पर अदर सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स हम न्यूक्लियस को ड्रॉप करते हैं। आप जूनियर क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं, अगर एनिमल सेल है, एक डिफरेंस है बच्चे, एक अगर एनिमल सेल है तो वो जनरली सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट अगर ये प्लांट सेल है तो वो पेरिफेरली लोकेटेड होंगे। एक अंतर एनिमल सेल और प्लांट सेल के संबंध में इसी जगह हमने देख लिया। यू हैव टू मेमोराइज इट। ये एक संरचना है, एक गोलाकार संरचना, और ये गोलाकार संरचना बच्चे जो है ये न्यूक्लियस हम ड्रॉ अप करने जा रहे हैं। चूँकि न्यूक्लियस जो होते हैं एनिमल सेल है जनरली सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, और ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का एक एग्जाम्पल है। सेल ऑर्गेनल्स नहीं है बट ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, जिसमें ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का जो मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ से इस न्यूक्लियस के जो कंटेंट हैं
लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म, लाइक न्यूक्लियोलस, लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स, इन सब को चारों तरफ से क्या किए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं। बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। इस पोर को हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानेंगे। इस पोर को हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानेंगे, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है बच्चे। और ये न्यूक्लियोलस जो है डूबा रहता है, धंसा रहता है इस प्रकार का लिक्विड कंटेंट में, और इस लिक्विड कंटेंट को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक और भी चीज़ होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का अपीयरेंस होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर बेसिकली ये सारी जो संरचना हुई, ये सारी संरचना मिलकर ही न्यूक्लियस का निर्माण करता है, ओके बच्चे। अब देखिए इस न्यूक्लियस से बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। ये स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड करता है इस सेल मेम्ब्रेन तक। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, उनमें से एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दूसरे को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हालांकि हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक हेडिंग बनाकर फिर डिटेल स्टडी करेंगे, बट अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ अप कर रहे हैं तो मोर और लेस ओवरव्यू एक आध दो पॉइंट सबके संबंध में आपका जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है बच्चे। तो ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बच्चे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा, दूसरे को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। एक ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी बॉडी में अगर राइबोसोम एम्बेडेड हो तो वो राइबोसोम उसके बॉडी को स्मूथ से रफ में तब्दील कर देता है। इस वजह कर उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम हम जो है, इसीलिए उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ड्रॉ अप करते हैं, है ना, इस प्रकार से। और इसमें जो है इस प्रकार से डॉट लाइन से सर्कुलर स्ट्रक्चर शो अप करते हैं। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर एक्चुअल में राइबोसोम का है जो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में धंसा पड़ा है। इस भाग में वो राइबोसोम धंसा पड़ा है, इस भाग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो नहीं धंसा है। तो एक एंडोप्लाज्म की पूरी संरचना को दो भाग में आप बांट सकते हैं, जिसमें से एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसको SCR से डिनोट करते हैं, और एक को आपने RER का, यानी कि फुल फॉर्म में इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ऐसा होता है बच्चे। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में एक और चीज़ पाई जाते हैं जो इस प्रकार से, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स में काउंट किए जाते हैं, जिसका बाहरी लेयर तो कंटिन्यूस होता है बट अंदर वाले लेयर हाईली फोल्डेड होते हैं। और इस हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है और जो डबल मेम्ब्रेनस है, जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको शो अप होती है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ओके बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लूरल, माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर ड्रॉ अप करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और एक चीज़ पाई जाते हैं जिसमें वो इस प्रकार की संरचना जो है दिखाई देगा, जिसका ये जो संरचना कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड शो अप कर रहा है। ये साइड कॉनकेव और ये साइड कॉन्वेक्स शो अप कर रहा है। जो कॉन्वेक्स साइड है वो न्यूक्लियस की तरफ होगा, जो कॉनकेव साइड है वो टुवर्ड्स द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बच्चे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक एनिमल सेल में नियर द न्यूक्लियस होते हैं। एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के नज़दीक होता है इन केस ऑफ द एनिमल सेल। तो इसको बच्चे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी तो इसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसकी ऐसे सेल ऑर्गेन्स है उसके नंबर एक ही हो, ये सेल ऑर्गेन्स एक से ज़्यादा नंबर में भी हो सकते हैं। बट अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जितना कम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बेहतर समझ सकते हैं हम वही काम करेंगे। ठीक है बच्चे। इसके अलावा कुछ इसमें इस प्रकार के डॉट स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ेगा। इस डॉट स्ट्रक्चर को हम जनरली जो है राइबोसोम कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में स्केटर्ड होता है। ठीक है। अब इस तरह की संरचना जो एनिमल सेल का है उसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में वैक्यूल का है। अगर ये एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल का साइज काफ़ी छोटा होता है, हो सकता है वैक्यूल एब्सेंट भी हो। ठीक है, और इस वैक्यूल के अंदर जो है लिक्विड कंटेंट पाए जाते हैं, गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है, और उस गाढ़ा तरल पदार्थ को हम सैप कहते हैं। और जो ये सैप होते हैं बच्चे, ये वाटर और मिनरल्स का मिक्सिंग है। तो ये सैप जो है ये वाटर प्लस मिनरल्स हैं। ये वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। एक वैक्यूल एक लेयर से बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स होता है। फिर फर्दर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे, हम हर सेल ऑर्गेन्स को एक डिटेल स्टडी करके अलग अलग टॉपिक वाइज समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस सेल के अंदर इस प्रकार के रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा, और दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस तरह के जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चे, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम जो है सेंट्रोजोम के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो इस प्रकार से दिखाई देगा एक एनिमल सेल में, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी तो माइक्रोफिलामेंट कहेंगे एनिमल सेल के अंदर। और इस प्रकार के सर्कुलर फॉर्म में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स दिखाई देंगे। ऐसी सेल ऑर्गेन्स को जो है हम लाइजोजोम कहते हैं। और ये पूरी सारी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये विस्कस लिक्विड कंटेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो एक मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इस लिक्विड कंटेंट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस लिक्विड कंटेंट को हम जो है साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का जो आपको याद रखना है। ये एनिमल सेल का एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर बेसिकली है ना, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस, सुसाइडल बैग लाइजोसोम, स्केलेटल ऑफ द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हीकल ऑफ द सेल गोल्जी बॉडी, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे बच्चे? तो इस प्रकार से जो है हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ अप किए। अब हम एक स्ट्रक्चर प्लांट सेल का ड्रॉ अप करेंगे। दोनों सेल के स्ट्रक्चर को एक ही जगह रखने का मेरा ये मकसद है ताकि जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको समझ में आए और वो डिफरेंस कुछ लंबे समय तक याद रहे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर को जो ड्रॉ करते वक्त जो आप डिफरेंस से उसको ड्रॉ करेंगे वो थ्योरेटिकली आपको याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी। इसीलिए हम अब जस्ट इसी जगह पर प्लांट सेल के भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और ध्यान में रखेंगे कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेन्स है जो प्लांट सेल में पाया जा रहा है और जो एनिमल सेल में नहीं पाया जा रहा है। वो एक तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ अप करने में, याद रखने में हमको मदद करेगा, प्लस डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल का ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होगा। ठीक है बच्चे? तो चलिए अभी हम प्लांट सेल को ड्रॉ करते हैं। प्लांट सेल बेसिकली जो प्लांट सेल होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप होते हैं, मल्टीपल शेप होते हैं, बट आउट ऑफ दैट
पॉलीगोनल एंड हेक्सागोनल इज द मोस्ट कॉमन। तो हम यह कहेंगे बेसिकली मेनी टाइप्स ऑफ शेप मल्टीपल शेप are present for plant cell out of which hexagonal and polygonal are most common। तो चलिए अब हम एक हेक्सागोनल को ही अपनाते हैं और एक प्लांट सेल को ड्रॉ अप करते हैं। इस प्रकार के एक संरचना का हम निर्माण करने जाते हैं बच्चे, जिसमें इस प्रकार से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हमने आपके सामने रखा। ये वास्तव में एक प्लांट सेल का मेम्ब्रेन है जो उस प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग सेल ऑर्गन सबको चारों तरफ से घेरे हुए रखता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों क्या है बच्चे, कॉमन है ना। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फिर एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर मिलेगा। इस प्रकार से हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर जो होते हैं बच्चे, इसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ये जो संरचना ड्रॉ अप की हम इस जगह पर, इस संरचना को जो है हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। और एक सेल वॉल जो होते हैं बच्चे, वो सेल्यूलोजिक होते हैं, जो सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम जो है एक सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल के साथ क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। और ये सेल वॉल कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। इस पोर को हम पिट्स के नाम से जानते हैं। बाद में लेटर ऑन सारा कुछ हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, परेशान मत होइएगा आप, ठीक है। अब आते हैं जो एक एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफ्रेंशिएट करता है। पहले हम उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ अप करते हैं। बच्चे एनिमल सेल में हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, जो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल था। और उस वक्त हमने कहा था कि एक एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, बट एक प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है बच्चे, वो सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता। वो उस प्लांट सेल के कोई एक साइड में जो है क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक साइड में ही न्यूक्लियस उपस्थित होता है। एक न्यूक्लियस का प्लांट सेल में सेंट्रली लोकेटेड ना होने के पीछे कारण ये है कि एक प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, और एक वैक्यूल का साइज काफ़ी बड़ा होने के कारण उस न्यूक्लियस को पुशअप करके वो पेरीफेरी की ओर या किनारे कर देता है। तो आइए हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ अप करते हैं, फिर उसी तरह से जिस तरह से आपने एनिमल सेल में ड्रॉ अप किया था कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स होंगे। और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है चारों तरफ से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को प्लस इस प्रकार के एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को और इस प्रकार के धागेनुमा संरचना को घेरे रखता है, जिसमें से है ना इसको जो है न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जैसा कि हमने एनिमल सेल में देखा था। और ये जो है बच्चे क्रोमेटिन फाइबर है ना। तो ये जो है ये संरचना एक न्यूक्लियस का है, जिसको हम सेंटर में ना दिखाकर कोई एक साइड में दिखा रहे हैं। कारण इसका क्या बताया कि एक प्लांट सेल में जो है एक बहुत बड़े साइज का क्या होता है बच्चे, वैक्यूल होता है। तो ये जो वैक्यूल है ये एनिमल सेल में भी दिखाया था। दूसरा अंतर कि वैक्यूल एनिमल सेल में दिखाया था, और कहा था कि एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होंगे या
एब्सेंट भी हो सकते हैं, बट साइज काफ़ी छोटा होगा। लेकिन एक प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज काफ़ी बड़े होते हैं, और इस वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाले ये जो लिक्विड मटेरियल है ना, इसको हम सैप के नाम से जानते हैं। अगेन वो सैप वाटर प्लस मिनरल्स का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चे, ये दूसरा अंतर एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के संबंध में। ठीक है, अभी जो है एक प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ अप करने जा रहे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म में ही काउंट किया जाता है, और इसके अंदर इस प्रकार का जो है थाइलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं, और ये थाइलेकॉइड एक दूसरे से जो है क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। ये संरचना को हम प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा पड़ा होता है, और दैट क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। द प्लास्टिड इज ए सेल ऑर्गेनिज्म, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है, एंड दैट प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एक तीसरा अंतर हम आपके सामने रखें कि प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर बच्चे, है ना, एक प्लांट सेल में। तो इस प्लास्टिड में जो है एक क्लोरोप्लास्ट होंगे, और ये क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये एक अंतर एनिमल सेल से, ये एक अंतर एनिमल सेल से, और पोजीशंस के दृष्टिकोण से न्यूक्लियस में भी अंतर पाया गया, पोजीशन के दृष्टिकोण से अंतर पाया गया। ठीक है बच्चे, अब जो है जिस तरह से हमने एनिमल सेल में देखा था, इस प्रकार का एक संरचना जो अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, है ना। और जो है ना, इसकी जो गोल्जी बॉडी होते हैं, है ना, प्लांट सेल के जो गोल्जी बॉडी होते हैं, ये अगेन इस प्रकार की संरचना होगी जो कॉन्वेक्स साइड उसका न्यूक्लियस की तरफ होगा, और कॉन्केव साइड जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। लेकिन अंतर ये है कि गोल्जी बॉडी एक एनिमल सेल में नियर द न्यूक्लियस होता है, लेकिन गोल्जी बॉडी इन केस ऑफ द प्लांट सेल वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है। ये एक अंतर है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस की गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन केस ऑफ द एनिमल सेल, व्हेरेज इट इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस इन केस ऑफ द प्लांट सेल। तो बच्चे ये एक गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं, बट इन केस ऑफ द प्लांट इस गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोजोम कहेंगे। एक प्लांट सेल में भी लाइजोजोम पाए जाते हैं, बट एक प्लांट सेल के जो लाइजोजोम होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं इन कंपेरिजन टू द एनिमल सेल। एक नेक्स्ट अंतर कि लाइजोजोम विल बी प्रेजेंट बट इट इज लेशर इन नंबर। ठीक है, यहाँ भी जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होएगा, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड करेगा सेल मेम्ब्रेन तक, और दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे। एक को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और दूसरी को जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। पहले ही आपको बताए थे, अगर किसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस प्रकार से राइबोसोम धंसा पड़ा हो तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और अगर ऐसा राइबोसोम इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर धंसा हुआ ना हो तो इसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अंतर एक एनिमल सेल और प्लांट सेल में कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल का निर्माण नहीं होता, है ना। इसलिए यहाँ पर हम सेंट्रियोल्स नहीं दिखाने जा रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट होते हैं, बट अगेन ये लेशर इन नंबर होते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट आपको दिखाई देगा। ऐसे कर सकते हैं आप, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होंगे बच्चे, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन हाँ प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, ये कुछ माइक्रो बॉडी हम प्लांट सेल में दिखाते हैं, और प्लांट सेल के माइक्रो बॉडी के एग्जाम्पल में आता है लाइजोजोम, जिसका दूसरा नाम स्फेरोजोम है, पैराक्सीजोम और ग्लाइक्सीजोम। ओके बच्चे, हाँ, इस लाइजोजोम को हम स्फेरोजोम के नाम से भी जानते हैं, स्फेरोजोम के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने बच्चे लाइजोजोम नाम दिया है, आप स्फेरोजोम नाम भी ले सकते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर भी इस प्रकार के लिक्विड कंटेंट पाए जाते हैं और इस लिक्विड कंटेंट को क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म कहेंगे, है ना, साइटोप्लाज्म कहेंगे। और एक सोच बहुत बड़ा अंतर कि ये जो सेल हैं, इस सेल को बाहर से एक सेल वॉल ने घेर रखा है, जो सेलोलॉजिक होते हैं, ये एक एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से ओवरऑल स्ट्रक्चर हम आपके सामने ड्रॉ अप किए हैं। एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो इतना स्ट्रक्चर को अगर आप दिखा दीजिएगा, ये मोर देन एनफ हो जाएगा फॉर द एकेडमिक एग्जाम। बट बच्चे यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मेरा मेन मोटो था कि आप ऑडियो प्लस विजुअल दोनों तरह के मेमोरी को साथ में रखें, ताकि ये प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ अप करने में या एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ अप करने में आपको मदद मिले। साथ ही थ्योरेटिकली अगर दोनों में अंतर लिखने को आए तो उसको भी आप भली भांति लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। समझे बच्चे? इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जारी करेंगे, जिसमें हम एक एक करके हर एक सेल ऑर्गेन्स को एक टॉपिक बनाएंगे और उसको हम डील करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।